नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। देवभूमि के दंगल में आज बात करेंगे रोजगार हटाओ तो बेरोजगार क्यों लाचार। अब बड़ी बात यह है कि जब रोजगार हजार हैं तो भला बेरोजगार क्यों परेशान है। केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव को भारी मतों से जीतने का धामी सरकार जश्न मना रही है। हालांकि सरकार के जश्न के बीच धामी सरकार की टेंशन बेरोजगार युवाओं ने बढ़ा दी है। दरअसल युवाओं ने देहरादून में सचिवालय का कूच किया और इस दौरान भारी भीड़ युवाओं के इस कूच में शामिल हुई। बेरोजगार युवा नई भर्तियों को शुरू करने के साथ ही पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट प्रदान करने और महिलाओं के अतिरिक्त पद जोड़ने की मांग की गई। युवाओं का यह कहना है कि यूपी समेत अन्य राज्यों ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा की छूट दी है, तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार को भी युवाओं के हित में निर्णय लेना जरूर चाहिए। वहीं उत्तराखंड शासन ने बेरोजगार युवाओं की इस मांग को देखते हुए मुख्य सचिव राधा दतूड़ी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर चर्चा हुई और इसका परीक्षण कराने का निर्णय लिया गया। बैठक में सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले पर चर्चा हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेश है कि अगर भर्ती की कोई विज्ञप्ति जारी हो जाती है तो बीच में उसमें किसी तरह का संशोधन नहीं किया जा सकता है। बता दें कि देश के साथ ही प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी बड़ी समस्या बनती जा रही है। हालांकि राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का यह दावा है कि राज्य में बेरोजगारी दर घटी है और राज्य सरकार ने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ते हुए 19,000 के करीब भर्तियां भी कर दी है और यह प्रक्रिया लगातार जारी है। हालांकि कांग्रेस मुख्यमंत्री के इन दावों को हवा हवाई बताते हुए सरकार को युवा विरोधी बता रही है, जबकि भाजपा का यह आरोप है कि बेरोजगार युवाओं को विपक्षी दलों की ओर से भड़काया जा रहा है। अब बड़ा सवाल यह है कि बेरोजगारी दर घटने के बाद भी युवाओं में इतनी नाराजगी भला क्यों है? क्या विपक्ष दल इन युवाओं को भड़काने का प्रयास कर रहा है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में होगा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए इस खास रिपोर्ट पर। देश के साथ ही उत्तराखंड में बढ़ती बेरोजगारी ने सरकार की चिंता को बढ़ा दिया है। बेरोजगारी का ये नजारा हाल ही में पिथौरागढ़ में हुई प्रादेशिक सेना भर्ती में भी देखने को मिला, जहां मात्र 133 पदों के लिए 20,000 से ज्यादा युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जिला प्रशासन के सभी इंतजाम धराशायी हो गए। युवाओं की इतनी बड़ी भीड़ इस भर्ती में उमड़ेगी, इसका अंदाजा न सेना को था और न जिला प्रशासन को। बावजूद इसके राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दावा है कि राज्य में बेरोजगारी दर 4.4% घटी है। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ते हुए 19,000 के करीब भर्तियां भी कर दी है और ये प्रक्रिया लगातार जारी है। हालांकि कांग्रेस मुख्यमंत्री के इन दावों का हवा हवाई बताते हुए सरकार को युवा विरोधी बता रही है। बेरोजगारी दर हमारी कम हुई है, 4.4% क्या डिडक्शन हुआ है, उसमें कमी आई है। राष्ट्रीय जो औसत है उससे भी उसको भी हमने पीछे छोड़ा है। रोजगार देने के मामले में लगभग 19,000 भर्तियां पिछले 2.5-3 सालों में संपन्न हो गई। नकल का अध्यादेश हम लेकर आए। हम भूमि का कानून बना रहे हैं। आप देख रहे होंगे भूमि का कानून जब आएगा तब आएगा, लेकिन उससे पहले ही तमाम जमीनें जो है जिन्होंने गलत तरीके से खरीद रखी है जब्त तो हो रही है। अखबारों में पढ़ रहे हैं ना, और हम जल्दी जो है भूमि का कानून भी लेकर। जो दावे हैं हवा हवाई दावे हैं इनके। जो बेरोजगारी का आंकड़ा वो तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपने इन्वेस्टर समिट किया देहरादून के अंदर, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। उद्योगपतियों ने उनको आपने बुलाया यहाँ पे। आप ये आज तक नहीं बता पाए कि राज्य के अंदर कितने उद्योग लगे हैं, कितने बेरोजगारों को रोजगार मिला है, कितना पलायन यहाँ से रुका हुआ है। पिथौरागढ़ के अंदर जिस प्रकार से बेरोजगारों का समूह, पूरा जन समूह उबड़ा है वहाँ पर, लेकिन सरकार उनकी व्यवस्था नहीं कर पाई। कई लोग उसमें चोटिल हो गए, कई लोग उसमें घायल हो गए हैं। तो सरकार की कोई व्यवस्था नहीं थी, अव्यवस्था ही थी। पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से बेरोजगारी दर बढ़ी है वो एक चिंता का विषय है। जब राज्य के अंदर रोजगार लोगों को नहीं मिल पाएगा तो यहाँ से पलायन भी होगा। पलायन रोकने की बड़ी बड़ी बातें सरकार कर रहे हैं। इन्होंने पलायन आयोग भी खोला,
लेकिन पलायन आयोग के इनके दफ्तर में खुद ताला लग चुका है। बेरोजगारी दर कहां से घटी है? अभी आप हाल ही में आप देखो, जिनको इन्होंने ज्वाइनिंग पत्र दिए हैं, ज्वाइनिंग लेटर दिए हैं, खुद मुख्यमंत्री ने करोड़ों का कार्यक्रम करवाया था, और आज भी कई उसमें युवा हैं जिनको जो है ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिले हैं मुख्यमंत्री धामी के हाथों में देने के बावजूद भी उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है। तो अपने आप में ये दिखाते कुछ और है और करते कुछ और है। लेकिन कम से कम ये जो भीड़ आपको दिख रही होगी, रोकने के बावजूद भी प्रदेश का युवा डर नहीं रहा है, तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है बेरोजगारी है, यहाँ पर जो है उनको भागीदारी करनी है। और हम इनसे ये थोड़ी बोल रहे हैं आप पद जोड़िए, हम तो भागीदारी चाहते हैं कि भाई प्रदेश का युवा इस भर्ती में कम से कम भागीदार बने। आपको बता दें कि उत्तराखंड बेरोजगार संघ पिछले लंबे समय से आंदोलन कर रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को भी बेरोजगार युवाओं ने देहरादून में सचिवालय का कूच किया। इस दौरान भारी भीड़ युवाओं की इस कूच में शामिल हुई। बेरोजगार युवा नई भर्तियों को शुरू करने के साथ ही पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट प्रदान करने और महिलाओं के अतिरिक्त पद जोड़ने की मांग की गई है। युवाओं का कहना है कि यूपी समेत अन्य राज्यों ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा की छूट दी है, तो ऐसे में उत्तराखंड सरकार को भी युवाओं के हित में निर्णय लेना चाहिए। सती है, मैं अल्मोड़ा का रहने वाला हूँ। अब ना युवा इसमें भागीदारी नहीं मांग रहा, अपना रोजगार के लिए वो कह रहा अवसर तो दो एटलीस्ट हमें एक बार, जिसके अंदर कैपेबिलिटी होगी वो क्वालिफाई होगा, जिसके अंदर नहीं होगी तो नहीं होगा, पर उनको अवसर तो दो एक बार। ये अवसर भी नहीं दे रहे हैं, इसलिए आज यहाँ पे युवा एकत्रित हुआ है। लेकिन फिर भी तानाशाही चल रही है। वहाँ गांधी पार्क से लेकर यहाँ तक लोगों को रोका जा रहा है, पुलिस बल देखा जाए कितना तैनात है, लेकिन वो दिक्कत कर रहा है कहीं ना कहीं। लेकिन हमारा बेरोजगार भाई कहीं ना कहीं आगे और आंदोलन करेगा। सरकार को इसमें सशक्त होने की जरूरत है। सब लोग इकट्ठा होकर काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहे। देखिए, उत्तराखंड का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, पुलिस के माध्यम से युवाओं को दमन कर रहे हैं। युवाओं की मांगों पर पुलिस द्वारा डराया जा रहा है, धमकियां दी जा रही है। अभी हमारा जो आज का था गांधी पार्क से होना था, और पुलिस द्वारा युवाओं को डरा के को पकड़ कर यहाँ पटक दिए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं, बहुत हमारे उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। युवाओं की जो मांग है, क्यों सरकार उसे संज्ञान में नहीं ले रही है? हम उनका घर थोड़ी मांग रहे हैं, उनसे पैसा मांग रहे हैं या उनका कोई बैंक बैलेंस मांग रहे हैं। अरे हम तो जायज मांग रहे हैं। जिस प्रकार से यूपी में बढ़ा रहे, हिमाचल में बढ़ा रहे, राजस्थान में बढ़ा, उत्तराखंड भी बढ़ा दो। अगर 28 साल का 27 साल का लड़का 18 फीट लॉन्ग जंप मार सकता है तो उसे मौका क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर आप 18-19 साल का लड़का को आप मौका दे रहे हो, पूरा दो ना, 22 साल के लड़के को दे रहे हो आप, तो पूरा 28 साल तक कम से कम मौका देना चाहिए। एक मौका, अवसर मांग रहे हैं ना सब युवाओं को, एक बार अवसर दो। 2000 पद बहुत होते। प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति नियंत्रण से बाहर है। बेरोजगार कार्यालयों में 8 लाख से ज्यादा पंजीकृत बेरोजगारों की फौज है। पिछले 7 सालों से भर्तियां निकल नहीं रही हैं। केवल एडॉप्ट बेस पे जो भर्तियां हो रही हैं, वो भी सारे हमारे साथी सड़कों पर उतर के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, और सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। संवैधानिक लोकतंत्र के तहत बेरोजगार धरने पे बैठ रहे हैं, वहाँ भी पुलिसिया प्रताड़ना झेलने के लिए वो मजबूर हैं। आखिर बेरोजगारों की पीड़ा इस प्रदेश के अंदर कौन सुनेगा? सरकार तो सुन नहीं रही है। बेरोजगारों के लिए क्या बेहतर हो सकता है, उसके लिए हमारी सरकार हमेशा कार्य करती आई है। और चाहे हम रोजगार देने की बात करें, चाहे स्वरोजगार की बात करें, हर दृष्टि से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार ने बेरोजगार को सरकारी नौकरी देने का भी काम किया है, स्वरोजगार भी उपलब्ध कराने का काम किया है। और ये भी सौभाग्य की बात है कि उत्तराखंड राज्य देश में सर्वाधिक स्वरोजगार सृजित करने वाला राज्य है। और धामी जी के नेतृत्व में राज्य गठन के बाद सर्वाधिक अगर सरकारी नौकरी देने का काम किया गया है तो इसी सरकार ने किया है। कुल मिलाकर एक और सरकार का दावा है कि राज्य में बेरोजगारी दर 4.4% घटी है, तो वहीं दूसरी ओर पिथौरागढ़ में हुई सेना भर्ती में 133 पदों के लिए 20,000 से ज्यादा युवाओं की भीड़ उमड़ना चिंता की बात है। वहीं इस बीच बेरोजगार युवाओं ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आयु सीमा में छूट प्रदान करने और महिलाओं के अतिरिक्त पद जोड़ने की मांग को लेकर भी आंदोलन शुरू कर दिया है। ऐसे में सवाल ये है कि बेरोजगारी दर घटने के बाद भी युवाओं में इतनी नाराजगी क्यों है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। और देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले इनसे आपका परिचय करवाते हैं। हमारे साथ में संजीव वर्मा जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से। प्रमोद कपर
में अभी थोड़ी देर में जुड़ेंगे और दीपक रावत जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से, और सुरेश सिंह जी हमारे साथ में हैं, प्रदेश प्रवक्ता उत्तराखंड बेरोजगार संघ की ओर से। रतन मणि ढोभाल जी हमारे साथ में हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और इनके साथ में चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। तो खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहला सवाल हम संजीव वर्मा जी से करना चाहते हैं। संजीव जी, जब रोजगार हजार तो बेरोजगार क्यों परेशान है भला? और रोजगार की समस्या तो आज से थोड़ी है, रोजगार की समस्या तो तब से है जब से प्रदेश का गठन हुआ, हम देख पा रहे हैं। और इसी से एक और नई समस्या जुड़ी, पलायन, जो उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। पलायन क्यों होता है उत्तराखंड में? सिर्फ और सिर्फ उसकी एक ही वजह है, वो है रोजगार की कमी। जब आप दावा कर रहे हैं कि हम इतना रोजगार दे रहे हैं, तो फिर युवा क्यों परेशान है? युवा अब आपकी टेंशन क्यों बढ़ा रहे हैं? युवाओं की ओर से प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है? गरिमा जी, देखिए, माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस समय वर्तमान में जो सरकार चल रही है, मैं सोचता हूँ एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम हमारी माननीय धामी जी की सरकार के द्वारा किया गया है, जहां 19,000 से अधिक सरकारी नौकरी देने वाला उत्तराखंड देश भर का पहला स्टेट बना है, जहां रोजगार और स्वरोजगार की दिशा में सरकार लगातार काम कर रही है। और बेरोजगारी दर उत्तराखंड में न्यूनतम इस समय दर्ज की गई है। आप पूरे देश भर का यदि आंकड़ा उठाकर देखते हैं तो उत्तराखंड में बेरोजगारी दर लगातार घट रही है। और सरकारी नौकरी की बात हम करें, चाहे हम पुलिस भर्ती की बात करें, चाहे हम नर्सिंग स्टाफ की भर्ती की बात करें, तमाम क्षेत्रों में जहां पर भी रिक्तियां हैं, उन तमाम रिक्तियों की पूर्ति करने के लिए सरकार का अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि अपने अपने विभागों का पूरा ब्यौरा दें और जितनी भी रिक्तियां हैं उन तमाम रिक्तियों को पूरी तरह से पूर्ण किया जाए, उनको भरा जाए। और आप देखिए, आपने बात कहा कि बेरोजगार युवा सड़क पर है, तो गरिमा जी, अभी देखा होगा आपने 2 दिन पहले ही केदारनाथ का उपचुनाव हुआ, और केदारनाथ के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से भारी जीत मिली और कांग्रेस को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो कांग्रेस बुरी तरह से बौखलाई हुई है। उसके पास आज बोलने के लिए कुछ नहीं है। तमाम जो झूठे वो नैरेटिव पेश कर रहे थे, और इसी बौखलाहट का एक ये परिणाम हमारे सामने दिखाई देता है कि वो आज युवाओं के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं अपने युवाओं से भी आह्वान करना चाहता हूं, सरकार के ऊपर भरोसा रखिए। ठीक है, चलिए आपके पास में वापस लौटेंगे। और मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, प्रमोद कपरवान साहब हमारे साथ में अभी भी जुड़ चुके हैं, प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी। प्रमोद जी, विपक्षी सरकार पर युवाओं को नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहे हैं, असल में सच क्या है? क्योंकि अगर ये सच नहीं है तो फिर युवा क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? युवा क्यों अलग अलग तरह के आंदोलन करते रहते हैं रोजगार को लेकर? फिलहाल यहाँ तो आयु सीमा बढ़ाने की बात एक अलग मुद्दा हो गया, सिर्फ एक मुद्दे को लेकर उनका प्रदर्शन है। लेकिन अगर पूरे रोजगार को हम उस नजर से देखें तो ऐसा नहीं है कि ये पहला प्रदर्शन है। लगातार उत्तराखंड में रोजगार को लेकर युवाओं का प्रदर्शन सरकार के खिलाफ हमने बराबर देखा है। निश्चित रूप में गरिमा जी, भले ही जो है भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट दे रहे हों और भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत भी दर्ज कर रही हो, लेकिन ये सच है कि इस प्रदेश की जो जन मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, खनन का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा हो, वो तमाम जितने मुद्दे हैं वो लोग बहुत परेशान हैं। लेकिन जो अनेक प्रकार के जुमले, अनेक प्रकार की ताकतें लगा करके साम दाम दंड भेद से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जा रही है, यह अलग बात। लेकिन ये भी सच है कि देखो, नौजवान जो है, नौजवान
पहले तो अपने रोजगार की मांग करने के लिए लाठियां खाता था, लेकिन अब वो जब जो है इंटरव्यू देने के लिए, साक्षात्कार देने के लिए आता तो तब भी वो लाठियां खाता है। तो मैं ये समझता हूं कि जिस तरह से सरकार का जो काम करने का तरीका है वो पूर्ण रूप से विफल है, लेकिन जब चुनाव में वो जा रहे हैं तो भाई चुनाव में जनता फिर उनको जितवा दे रही है। तो ये निश्चित रूप में एक बड़ा जो है इस समय जो कहा जा सकता है कि वोट के लिए वोट तो ये एन केन प्रकार से ले रहे हैं, लेकिन जब देने का नंबर है तो तब एक फिसड्डी साबित हो रहे हैं। आप बताएं, नौजवानों को रोजगार ये देते नहीं है। देखो जो है नए आज जैसे आप देख रहे हैं कि बिजली के जो स्मार्ट मीटर लगाए गए उनमें आप देख रहे हैं कि जो है 25 दिन में बिल आ जा रहा। जब लेने का नंबर है तब सरकार पहले पायदान पर है, लेकिन जब देने का नंबर है तो तब वो कांग्रेस पे उसका जो है कांग्रेस पे वो जो है उसको जुनियाल उसका कांग्रेस पे डाल देते हैं। कांग्रेस का सर जो है वो ठीकरा फोड़ करके कि भाई कांग्रेस ने ये कर दिया, वो कर दिया, सो कर दिया, विरोध कर दिया, ये करके वो अपना पल्ला झाड़ने का काम करते हैं। ठीक है साहब, ठीक है, वापस लौटेंगे आपके पास में। दीपक रावत जी हमारे साथ में हैं, केंद्रीय प्रवक्ता हैं उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से। दीपक जी, क्या है, दो दलों को उत्तराखंड में सत्ता में आने का मौका मिला, कांग्रेस पार्टी, बीजेपी, दोनों ही दलों की ओर से रोजगार देने के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। जो वर्तमान में सत्ता में है, जो पहले सत्ता में रहे, दोनों ही सत्ता में रह चुके हैं। लेकिन सर, क्या असल में उत्तराखंड की जनता के लिहाज से, युवाओं के लिहाज से भरपूर या पर्याप्त कह लें, भरपूर तो एक बड़ा शब्द हो गया, पर्याप्त रोजगार मिल पाया है आज तक? गरिमा जी, हाँ, बेरोजगारी की जो समस्या है ये उत्तराखंड में जब से उत्तराखंड बना पृथक राज्य, इसमें से जो एक बहुत बड़ी मांग थी वो ये थी कि यहाँ के जो लोग थे उनको रोजगार मिल सके जब राज्य अलग बनेगा। लेकिन यदि आज 24 वर्ष होने के बाद भी बेरोजगारों को सड़कों पर उतरकर अपने रोजगार के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा हो, तो आप समझ सकते हैं कि जब भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो या कांग्रेस की सरकार रही हो, अगर इनकी नीतियां सही होती, इन्होंने अगर एक योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया होता, तो शायद आज ये जो युवा है जो सड़कों पर उतर के अपने लिए सुविधाएं मांग रहे हैं, खाली छूट मांग रहे हैं भर्ती में, तो इस प्रकार की जो स्थिति इस प्रदेश के सामने उत्पन्न नहीं होती और सरकार के सामने नहीं होती है। अब एक बहुत ही अजीब सा देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, पिथौरागढ़ का आपने अभी रिपोर्ट दिखाई, उसमें आपने बताया कि सिर्फ मात्र 150 या कुछ पदों के लिए 20,000 युवा सड़कों पे आ गया। ये पहले, और देहरादून में जो आज कार्यक्रम हुआ है बेरोजगारों का, ये पहली उनका कार्यक्रम नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में वो सड़कों में उतरे हो। लगातार प्रदेश में जो युवा है वो सड़कों पे उतर रहा है अपने लिए एक अच्छे जीवन यापन के लिए, एक अच्छी नौकरी के लिए, रोजगार प्राप्ति के लिए। और बस ये तो रोजगार खोलने की बात नहीं कर रहा है, ये जो रोजगार की विज्ञप्ति निकली हुई है उसमें संशोधन करने की बात कर रहा है। जिस प्रकार उत्तराखंड सरकार, प्रायः देखा गया है कि उत्तर प्रदेश सरकार की सारे नियम कानूनों को एज इट इज अपने आप रख देती है। और इसका सबसे ज्वलंत उदाहरण मैं आपको दूंगा कि जब निकाय चुनाव को कराने की बात आई थी, तो जो जैसा आरक्षण ओबीसी का उत्तर प्रदेश में था, वो सेम बिना पढ़े बिना समझे वही आरक्षण यहाँ लागू करा जा रहा था। वो तो मुन्ना सिंह चौहान जैसे विधायक जी थे, जब उन्होंने विरोध करा तो तब जाके उनको समझ में आया कि वहां की परिस्थितियां अलग है, यहाँ की परिस्थितियां अलग है। तो जब उस मामले में ये चीजों को अपनाया जा सकता है, तो अगर आज उत्तर प्रदेश में छूट मिल रही है पुलिस नौकरी में या विभिन्न किसी और जो नौकरियां निकली हुई हो, तो वही मापदंड यहाँ इस प्रक्रिया में क्यों नहीं अपनाया जा रहा? सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो ये है। दूसरा प्रश्न जी गरिमा जी ये है, ये देखने में आ रहा है बार बार कि एक बात बोली जा रही है कि राष्ट्रीय स्तर में बेरोजगारी दर 4 कुछ कम हुई है, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि वो आंकड़ा किस वर्ष का है, क्योंकि हर वर्ष बेरोजगारी दर का आंकड़ा बढ़ता जाता है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है गरिमा जी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी आंकड़ों का खेल खेलती है, सेवा नियोजन कार्यालय में कितने बेरोजगार पंजीकृत हैं और कितने बेरोजगार हर वर्ष उसमें पंजीकृत हो रहे हैं, और उसके वनस्पत ये जो 19,000 का आंकड़ा दिया जा रहा है, ये किस वर्ष का दिया जा रहा है?
अगर आप इनसे पूछेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि खाली मीडिया को जानकारी देने के लिए, जनता को बरकलाने के लिए ये आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता में अगर ये आंकड़े सच होते तो जो पिथौरागढ़ का जो आपने रिपोर्ट दिखाई थी, जिसमें सारा बेरोजगार वहां सड़कों पे दिखा, और आज अगर देहरादून में सड़कों में दिख रहा है कम से कम 4-5 हजार जो युवा है सड़कों पे लगातार उतर रहा है, ये सीन जो है इस न सरकार को देखना पड़ता ना प्रशासन को। तो ये सब दिखाता है कि कहीं ना कहीं पर जो पिछले 24 वर्षों में दोनों ही राष्ट्रीय दलों ने नीतियां बनाई है, उसमें कहीं भी यहाँ के स्थानीय जो स्थानीय युवक है उसको ध्यान में रखकर नीतियां नहीं बनी है। यदि बनी होती तो ये परिस्थिति आज इस प्रदेश को नहीं झेलनी पड़ती, या युवाओं को नहीं सहना पड़ता इस प्रदेश में, जिसके लिए उन्होंने संघर्ष किया। साफ तौर पर देखिए संघर्ष किया है लोगों ने, और वो आज भी स्थिति सुधार नहीं हो पाए उसमें, ये बड़ी बात है अपने आप में। सुरेश सिंह जी हमारे साथ में है, प्रदेश प्रवक्ता हैं उत्तराखंड बेरोजगार संघ की ओर से। बहुत स्वागत सर आपका भी। सर, बेरोजगार संघ के आप प्रवक्ता है, लेकिन क्या लग रहा है कि ये जो लड़ाई लड़ी जा रही है आप लोगों की ओर से, जो युवा खुलकर सामने आते हैं, सरकार से मांग करते हैं कि उनके हित में कम से कम कुछ नए कदम बढ़ाएं, अभी जिस तरीके से इस भर्ती को लेकर ही आयु सीमा बढ़ाने की मांग की जा रही है पुलिस भर्ती में, क्या लग रहा है सरकार ध्यान देती है? ये सिर्फ रोजगार देने के लिए भी क्या सरकार का ध्यान जाता है आप लोगों की ओर, जो लड़ाई आप लोग लंबे वक्त से लड़ते चले आ रहे हैं युवाओं के फ्यूचर के लिए? आवाज मिल रही है सर आपको? अनम्यूट कीजिए सर पहले आप, फिर बोलिए। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बोलिए, आप बोलिए। गरिमा जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी युवाओं के प्रति इतने उदासीन हो गए हैं, इतने संवेदनहीन हो गए हैं कि उनको युवाओं का कोई संघर्ष नजर नहीं आता। और जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं, मैं प्रवक्ता महोदय को भी ये अवगत करा दूं, संजीव वर्मा जी को, कि मुख्यमंत्री जी की चापलूसी करने से बेहतर अगर आप युवाओं के पक्ष में और सटीक मुद्दों के साथ अगर बात करें तो मैं समझता हूं कि युवा भी आपके भी आभारी रहेंगे। आपने 19,000 पदों की बात करी, पहले तो प्रवक्ता महोदय ये बता दें कि 19,000 पद कौन से हैं, किन विभागों में तैनात किए गए हैं, और ये युवाओं को अगर आपने 19,000 युवा अगर बताया है, और आजकल तो हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी डाकिये बने हुए हैं, डाकिये बनकर युवाओं को नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, और पिछले 6, 7, 8, 10 महीने मेरे से। भाई जरा भाषा की मर्यादा रखिए, यदि तमीज नहीं है तो सीख के आइए जी। आपको मुख्यमंत्री जी को आप डाकिया बोल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को यदि आप डाकिया बोल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? ठीक है जी जी वर्मा जी ठीक है सर जी उनको बोलने तो दीजिए। जो काम डाकिये का था वो मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं। जो नियुक्ति पत्र डाकिये के माध्यम से युवाओं तक पहुंचते थे, आज वही काम मुख्यमंत्री स्वयं कर रहे हैं। और उस डाकिये का हाल देखिए कि पिछले 6, 7, 8 महीने पहले वो नियुक्ति पत्र दे दिए, लेकिन आज तक ज्वाइनिंग नहीं हुई। आप मर्यादा की भाषा सिखा रहे हैं आदरणीय प्रवक्ता महोदय। मैं आपको बता दूं कि मर्यादा में रहते हुए हमने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से कई बार मुलाकात कर ली, आपके सचिवालय में बैठे उच्चाधिकारियों से बात कर ली, पुलिस विभाग में बैठे उच्चाधिकारी, यहाँ तक कि डीजीपी से भी बात कर ली, गृह सचिव से बात कर ली, मुख्य सचिव से बात कर ली, मुख्यमंत्री जी से बात कर ली। अगर मुख्यमंत्री संवेदनशील हैं, अगर मुख्यमंत्री जी को युवाओं की चिंता है, यदि मुख्यमंत्री युवाओं को रोजगार देने के इच्छुक हैं, तो मुख्यमंत्री जी से हम कोई उनका बंगला नहीं मांग रहे हैं, कोई सरकारी खजाना नहीं मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। और जो अधिकार, जिन अधिकारों के लिए हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी उनको लगातार टालते जा रहे हैं। अगर उनका हृदय और दिल उनका अगर युवा होता, उनकी सोच युवाओं के प्रति सकारात्मक होती, तो कहीं ना कहीं वो युवाओं की मामूली सी बातों को स्वीकारते। हमारी कोई भारी भरकम मांगे नहीं है। जो पुलिस भर्ती में आयु सीमा में छूट प्रदान करने की बात है, हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ योगी जी का स्वागत सम्मान करते हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने वहां के युवाओं को मौका तो दिया।
सिंह धामी हैं, युवा मुख्यमंत्री कहते हैं अपने आप को, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नकल करते हैं। लेकिन इस मामले में उनकी नकल, वो जो नकल करते थे, वो इस मामले में कहाँ गई? आज उत्तर प्रदेश में आयु सीमा में छूट दी गई है, हिमाचल प्रदेश में दी गई है, राजस्थान में दी गई है, लेकिन एक ऐसा राज्य उत्तराखंड, नया नवेला राज्य, जिसमें युवा लगातार लंबे समय से मांग कर रहा है, वो आज युवाओं की मांगों को लगातार अनसुना कर रहे हैं। तो और क्या, आप क्या सम्मान चाहते हैं? हमने मुख्यमंत्री जी से सम्मान दिया, हम खुद गए उनके पास, डेलीगेशन गया, मुख्य सचिव के पास डेलीगेशन चला गया, पुलिस महानिदेशक के पास डेलीगेशन चला गया, गृह सचिव शैलेश बगोली जी के पास चला गया। अब किसके पास जाएं? सड़कों पर उतरने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी युवाओं को बार बार मजबूर कर रहे हैं और युवाओं के प्रति इतने उदासीन हो गए हैं। लेकिन युवा है, युवा, आपने केदारनाथ का जिक्र कर रहे थे हमारे संजीव वर्मा जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने भी वहां पर एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन किया, और वो समर्थन कितने मतदान हासिल किए वो आपको बखूबी जानते होंगे। और आगामी जो अगर इसी प्रकार का रवैया प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का प्रदेश के युवाओं के प्रति रहा तो निस्संदेह आने वाले समय में और भी हमारे पास रास्ते हैं। पूरे तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं प्रदेश को बेहतर बनाने की दिशा में। युवाओं की मांगों को लेकर लगातार हम सड़क से और सचिवालय तक संघर्ष कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए आपकी ओर से काम किया जा रहा है, लेकिन जब तक सरकार की ओर से ठीक समर्थन नहीं मिलता, आपकी बातों को ठीक तरीके से नहीं सुना जाता, उनको लेकर काम नहीं किया जाता, तब तक शायद यहाँ पर जो बेरोजगार युवा है उनको न्याय नहीं मिल पाएगा। इस पर हम और विस्तार से आप लोगों के साथ में चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले एक ब्रेक के लिए आप पर रोकते जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं बेरोजगार युवाओं को लेकर। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में बना हुआ है। संजीव वर्मा जी का रुख कर लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर से। संजीव जी, शिकायतें सबको हैं, सुरेश सिंह जी को भी आपने सुना। सर आपके पास आएंगे, लेकिन उससे पहले एक और मेहमान है रतन बड़ी धोबाल जी, पहले उनका रुख करेंगे, उसके बाद आपके पास में आते हैं। रतन बड़ी जी, माफी आपके पास में थोड़ी देरी से आना हुआ, लेकिन आपने सभी पार्टियों के प्रवक्ताओं की बात को सुन लिया। क्या लग रहा है कि क्या सरकारों का ध्यान रोजगारों की ओर असल में होता भी है? क्योंकि प्रदर्शन तो होते रहते हैं, चाहे कर्मचारियों के हों, रोजगार के लिए युवाओं के हों, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज होती है, अगर रोजगार की समस्या दूर कर दी जाए, जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं इनको रोजगार दे दिया जाए, तो कहीं ना कहीं इनसे जुड़े और भी कई सारी समस्याएं हैं जिनका समाधान हो जाएगा। लेकिन सरकारों का ध्यान उस ओर होता नहीं है। अभी देखिए, इस मामले पुलिस भर्ती में आयु सीमा बढ़ाने की बात को लेकर प्रदर्शन जारी है, लेकिन इस प्रदर्शन की ओर सरकार का ध्यान ही नजर नहीं आता। देखिए गरिमा जी, ये जो सवाल है ये यहाँ से पूरा खाली उत्तराखंड का नहीं है, ये देशव्यापी समस्या है बेरोजगारी की। और सरकार, ये नीतियों से तय होता है कि सरकार की नीति क्या है, कि वो किस ढर्रे पर अपना विकास करना चाहती है। तो उस नीति तो ये है कि हमने कोई सरकारी नौकरी नहीं देनी, आउटसोर्स करना है, ठेकेदार लाने हैं, अपने ठेकेदार बनाने हैं, और उनके माध्यम से आप देखें घंटा घर पे सुबह आप जाइए, लोग पढ़े लिखे लड़के भी वहां पर टिफिन लेके तक, मतलब की मंडी लगती थी, या इंसानों की भी मंडियां लग रही हैं। आप कहीं भी चौराहे पे चले जाएं, वहां पर आपको मिल जाएंगे। वहां पे फिर गाड़ी पे लोग आते हैं और जो उनको ठीक ठाक सा लगता है हट्टा कट्टा उसको लेके चले जाते हैं, शाम को वो वापस चला जाता है। आधे लोग वहां से टिफिन लेके वापस चले जाते हैं। ये सवाल नीतियों का है। और जब नीति आपने ये बना ली कि हमने सरकारी नौकरी नहीं थे, मैं एक बार शायद आपको पहले भी बताया था कि इसी सरकार का आप ये बजट पत्र देख लीजिए 2022 का, उसमें इन्होंने स्वीकार किया है उस बजट पत्र में, वो तो सरकार का है, कि हमारे उत्तराखंड में जो उत्तर प्रदेश से जो सर्जित पद हैं विभिन्न विभागों में, कोई नया पद सर्जित नहीं करना है। वो भी उन्होंने तब, अब वो और बढ़ गए होंगे, तब ये बजट पत्र में ये बताया गया कि 57,000 पद हमारे पास रिक्त है। वो पद आज तक आप भरने के लिए तैयार नहीं है। और आप भी तो ये स्थिति आ गई है
कि जो आउटसोर्स आपने लगे हैं, ये तो कर्मचारियों के खिलाफ जो लगे हुए कर्मचारी हैं, 22,000 कर्मचारियों के खिलाफ तो आपने विभागों को आदेश फरमान दे दिया कि सब पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल करें। तो ये रोजगार देने की नीति तो नहीं है। ये तो जो रोजगार जो सरकार चला रहे हैं, जिनके भरोसे ये सरकार चल रही है, उनको भी बाहर करने का राशन निकाल रहे हैं कि नहीं, उनको भी निकाल। कई लोगों को वो तो अगर अवमानना नोटिस नहीं आ जाता हाई कोर्ट का, तो इन्होंने तो नोटिस देने शुरू कर दिए थे। विकास नगर में 10-11 लोगों को नोटिस दे दिए थे कि आप बाहर जाएंगे। वो तब तक अवमानना नोटिस आ गया हाई कोर्ट का, तो इन्होंने फिर पैर पीछे हटा लिए। और ये इसमें इस स्थिति में अब ये आंकड़ों की बात करते हैं। अरे ये सरकारों ने तो आंकड़े देने बंद कर दिए। ये आंकड़े कहां से ला रहे हैं? कौन? ये तो कहीं आपने देखा कौन दे रहा है आंकड़े? भारत सरकार के आंकड़े दे रही है किसी चीज की? कोई आंकड़े आपको नहीं मिल रहे हैं, लेकिन इनके पास आ रहे हैं। होंगे इनकी एजेंसियां होंगी जो दे रही हैं, बता रही हैं कि क्या आपको प्रस्तुत करना है। मैं सिर्फ ये साथी बोल रहे थे बेरोजगार मंच के, उनका बड़ा आंदोलन ये आज की रैली नहीं है क्या? सामान्य सी बात है। और ये आज की बात नहीं है। हम आंदोलन 24 साल से ये मांग कर रहे हैं कि हमारी उम्र सीमा का ध्यान रखा जाए कि हमने इतना समय उसमें गंवा दिया है कि 2-4 साल की हमें छूट दे दी जाए। उसमें महिलाओं के भर्ती के लिए ये है कि उसी भर्ती में महिलाओं का कोटा अलग आप कर दीजिए। आप मातृ शक्ति, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बात करते हैं, मातृ शक्ति की जय जयकार करते हैं। मातृ शक्ति आपको थोक भाव में वोट भी दे रही है, आप जीत का भी आप दावा कर रहे हैं, तो लेकिन उसको दे आप कुछ नहीं रहे हैं। देने के लिए आप जब देने की बात आती है तब आपको लव जिहाद दिखाए उनको देते हैं, तब आप लैंड जिहाद उनको दे रहे हैं, तब आप कोई जिहाद उनको दे रहे हैं, लेकिन रोजगार नहीं दे रहे हैं आप उनको नौकरियां नहीं दे रहे हैं। आप नौकरी देने के बजाय नौकरियां छीन रहे हैं। ये नीति का सवाल है। मैं ये जो बेरोजगार मंच के जो लोग हैं, मेरी इनसे शिकायत यही है कि अगर आप राजनीतिक रूप से ये जब तक ये प्रभाव नहीं दिखाते हैं कि ये बेरोजगार संघ की ये अगर ये राजनीतिक रूप से उस चुनौती देंगे, तब ये सड़क पे आएंगे, आपसे बात करेंगे और रास्ता ढूंढेंगे कि ये तुम्हारे कुर्सी के लिए खतरा हो सकता है। अभी तो आप उनके कुर्सी को चुनौती ही नहीं दे रहे हैं, आप सिर्फ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। आप ये तय कर लीजिए कि रोजगार दो, नहीं तो जाओ। तो ये सड़क पे आप सड़क पे नहीं आएंगे, ये सड़क पे आ जाएंगे। तो जब तक आप ये चुनौती को इस रूप में नहीं लेते हैं, ये सारे चीजें राजनीति तय करती है। और आपको भी ये राजनीति तय करनी होगी कि हमने उत्तराखंड राज्य क्यों बनाया, क्यों हमारे लोगों ने शहादतें दी। इसलिए शहादतें दी कि आज भी आप पिटते रहे वहां सड़क पे, तब आप नारसन में पिटते रहे, आज आप घंटाघर पे पिटते रहेंगे, गांधी पार्क में पिटते रहेंगे। मैं ये कह रहा हूं, ये बहुत गंभीर सवाल है। आप देखिए ना, आप पिथौरागढ़ के लिए 4 बसें नहीं लगा पाए, गाड़ी की डिग्गियों में बच्चे जा रहे हैं। अब मुझे तो कभी कभी रोना आता है ये देख के। ठीक है कि किस तरह से भागदौड़ हो रही है, किस तरह से पुलिस उनको धक्का दे रही है। जो सेना में जा रहे हैं, देश की सुरक्षा के लिए अपनी कुर्बानी देने वो जा रहे हैं, आप उनको एक बस उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। ये 133 पद के लिए, प्रति एक पद के लिए 160 युवा वहां दौड़ लगा रहा है। ये स्थिति है बेरोजगारी की। और आपने 19,000 रोजगार दे दिए, जिनको आज तक आप नियुक्ति नहीं मिली। आपने नियुक्ति पत्र दे दिया, फोटो खिंचा लिया, सब कुछ हो गया। मैं पिछली बार भी जो भाई प्रवक्ता बीजेपी के बैठे हुए थे, उस दिन भी मैंने ये सवाल कहा था कि आप कहाँ नौकरियां दे रहे हो, ये नियुक्तियां जो पत्र बांट रहे हो वो कहाँ नौकरी बट रही है। आपने जो नौकरी लगी हुई भी थी वो भी जा रही है। और ये खाली नौकरी का सवाल नहीं है, ये हमारे प्रदेश के डेवलपमेंट का सवाल है, विकास का सवाल है। अगर ये हजारों लोग, ये अब तो लोगों ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम लिखाना जाना भी बंद कर दिया है, क्योंकि वो कोई लाभ नहीं है। जो जिनको 10 साल 15 साल 20 साल हो गए वहां नाम लिखा है, उनका नंबर तो आया ही नहीं है, तो आगे कोई जा नहीं रहा है। तो वो कार्यालय खुद बेरोजगार हो गया है, जो रोजगार देने वाला कार्यालय था। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि कोई बुरा मानने की बात नहीं है। कभी कभी हम लोगों को गुस्सा भी आता है, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारा ये अधिकार बनता है, लोकतांत्रिक सरकारों को उस पर होना चाहिए। सबके घर में बच्चे बेरोजगार हैं और इसलिए इस राज्य की बात नहीं की गई थी।
आपने कहां पर वो रोजगार दिया? कोई एक आध जगह तो बता दो कि हमने यहाँ पर इतने ठीक है, लोगों अब को रोजगार दे दिया। संजीव जी से जान लेते हैं। संजीव जी से जान लेते हैं। रतनमणि जी, संजीव जी, आपने सभी को सुन लिया। शिकायत सुरेश सिंह जी को भी है, जो कि प्रदेश प्रवक्ता है उत्तराखंड बेरोजगार संघ की ओर से। कोई राजनीतिक दल नहीं है, बेरोजगारों की लड़ाई लड़ रहे हैं और शिकायत है सरकार से। रतनमणि जी को आपने सुना। आप दीपक रावत और सुरेश सिंह को ये कहकर कह सकते हैं कि भाई हमारे राजनीतिक विरोधी हैं, लेकिन ये लोग राजनीतिक विरोधी नहीं है, राजनीतिक शख्सियत ही नहीं है। अनम्यूट कीजिए सर। गरिमा जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से विकासवादी सोच रही है, जबकि हमारा विपक्ष उसमें चाहे आप कांग्रेस पार्टी को लें चाहे अन्य दलों को लें, वो जातिवाद की राजनीति करते हैं, वो वंशवाद की राजनीति करते हैं, वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा से विकास की राजनीति करती आई है। देश का विकास कैसे हो, राज्य का विकास कैसे हो, युवा के हाथ में रोजगार कैसे आए, युवा को जो सरकारी नौकरी की दरकार है उसकी दरकार कैसे हम पूरी करें, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के शासनकाल में मात्र 1.5 साल के एक शॉर्ट पीरियड में 19,000 सरकारी नौकरियां दी गई है, और अभी 4,000 से अधिक नौकरियां पाइपलाइन में है। और मैं सोचता हूं अगले 6-8 महीनों के अंदर उन बाकी की 4-4,500 नौकरियों के भी भर्ती परीक्षाएं आहूत की जाएंगी। और तमाम आप पुलिस की बात करें, अभी मेरे भाई, छोटे भाई बोल रहे थे कि हमने पुलिस में आयु सीमा के बारे में बात करी है, तो उसके ऊपर भी सरकार बहुत गंभीरता के साथ विचार कर रही है। यदि इस तरह का कोई भी रास्ता निकलता है तो सरकार उसके ऊपर भी विचार कर रही है। सरकार आपके साथ है, सरकार युवाओं के साथ है, उत्तराखंड युवा प्रदेश है और युवाओं के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है। गरिमा जी, देखिए, जिस समय राज्य बना था, राज्य बनते हुए उत्तराखंड राज्य को विशेष राज्य का दर्जा हमारी सरकार के द्वारा दिया गया। ये सोच दिमाग के अंदर रखते हुए कि यहाँ पर हम इसको विशेष राज्य का दर्जा देंगे तो यहाँ पर बड़े बड़े औद्योगिक घराने आएंगे। 2013 तक हमने टैक्स हॉलीडे यहाँ पर दिया, जिसका सद परिणाम हुआ कि बहुत बड़े बड़े उद्योग उत्तराखंड में सिडकुल के माध्यम से लगे। किंतु 2004 में जैसे सेंटर में कांग्रेस की सरकार आई, इन्होंने विशेष राज्य के दर्जे को भी यहाँ से हटाने का काम किया, छीनने का काम किया, और जो टैक्स हॉलीडे 2013 तक था उसको 2007 में ही पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। उसका एक दुष्परिणाम यहाँ के युवाओं को झेलना पड़ा, जिसमें तमाम जो बड़े औद्योगिक घराने थे बहुत तेजी के साथ उन्होंने पलायन किया और युवाओं के हाथ से रोजगार जाता रहा। तो मैं सोचता हूँ, और हमारे कांग्रेस के मित्र अभी फरसान जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, मैं आपसे ही, आप अपनी बारी में आएगी उसमें इस बात का जरूर उल्लेख कीजिएगा। हमारी सरकार तो लगातार युवाओं को रोजगार दे रही है, स्वरोजगार दे रही है, और आपकी भी 10 साल यहाँ पर सरकार रही, आपने कितने सरकारी पद स्थायी, एसआई की बात नहीं कर रहा हूँ, स्थायी की बात कर रहा हूँ, कितने सरकारी पद आपने युवाओं को देने का काम किया, कितना आपने युवाओं का ध्यान किया, कितने स्वरोजगार के संसाधन उपलब्ध कराए, इसके बारे में भी आपको उल्लेख करना चाहिए। और देखिए गरिमा जी, अभी जो हमारा केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव हुआ है, जहां पर कांग्रेस पार्टी लगातार छूट का नैरेटिव यहाँ पर पेश कर रही थी और भारतीय जनता पार्टी लगातार विकासवादी सोच के साथ आगे बढ़ रही थी, तो जनता ने हमारी विकास की सोच पर, हमारे जिस तरह से हम पलायन को रोकने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, जिस तरह से युवाओं को रोजगार देने की दिशा में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं, जो उनकी सोच 2025 तक उत्तराखंड को हमने देश का सर्वप्रथम राज्य बनाना है, उस दिशा में जो हम लगातार काम कर रहे थे, उसके ऊपर जनता ने भी एक अपनी सहमति की मोहर लगाने का काम किया। और कांग्रेस की जो लगातार एक नकारात्मक राजनीति यहाँ चल रही थी,
कभी केदारनाथ पर झूठ बोलते थे, कभी केदारनाथ मंदिर को दिल्ली में जो बनाने की ये लोग लगातार एक कुप्रचार करते रहे, एक झूठा नैरेटिव ये लोग पेश कर रहे थे। कभी केदारनाथ में सोना चोरी का जो घृणित आरोप लगाकर न केवल केदारनाथ धाम को बदनाम करने का काम कर रहे थे और बल्कि उत्तराखंड की अस्मिता के साथ भी ये लोग खेलने का काम कर रहे थे, उत्तराखंड को बदनाम करने का काम कर रहे थे। और जितने हमारे श्रद्धालु देश और विदेश से आते हैं, तो मैं सोचता हूँ उनकी आस्थाओं के ऊपर भी एक कुठारघात करने का काम कर रहे थे। जनता ने कांग्रेस को ठेंगा दिखाने का काम किया, इनके मुंह पे जबरदस्त एक तमाचा लगाने का काम किया, और मैं सोचता हूँ उससे कांग्रेस पार्टी को सबक लेना चाहिए। लेकिन सर फिलहाल तो सत्ता में आप हैं, ठीक है, उनको सबक सिखाने का काम किया आपने राजनीतिक पार्टियों पर ही हमला बोला, जबकि मैंने दो आपको नाम गिनाए थे सवाल से पहले, वो थे सुरेश सिंह जी के, रतनमणि ढोभाल जी के। ये कौन सी राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं? इन्होंने तो एक जनरल बात कही थी ना, और युवाओं की हम बात कर रहे हैं। आप क्यों कांग्रेस और यूकेडी या किसी भी राजनीतिक दल पर अटके हुए हैं? देखिए गरिमा जी, अगर सुरेश जी हमारे बच्चों के समान है, इनके बराबर के हमारे बच्चे हैं, और मैं आपके भविष्य की सुखद कामना करता हूँ। आप युवा हैं और युवाओं के हाथ में रोजगार आना चाहिए, सरकार आपके साथ है, किंतु आप कांग्रेस के हाथ का मैं जानना चाहूंगा पहले संजीव वर्मा जी से, मैं जानना हाँ सर, सुरेश जी उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आते हैं। सुरेश जी एक साथ नहीं, उनको कंप्लीट करने दीजिए, फिर आते हैं आपके पास में। 19,000 पद आपने जिन विभागों में दिए, मान्यवर सुरेश जी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए प्लीज, ऐसे दो लोग एक साथ बोलते तो आवाज नहीं आती, उनको सुन लीजिए, कंप्लीट करने दीजिए, फिर आती हूँ आपके पास। बोलिए सर, संजीव जी आप कंप्लीट कीजिए। गरिमा जी अभी आपने कहा कि ये उत्तराखंड बेरोजगार मंच, तो ये उत्तराखंड बेरोजगार मंच यदि बेरोजगारों की बात को लेकर, बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर मैदान में होता तो एक अलग बात थी, लेकिन उत्तराखंड बेरोजगार मंच के जो संयोजक हैं बॉबी पवार, उन्होंने एक तरह से युवाओं को अपना एक सॉफ्ट टारगेट बनाकर उनके ऊपर। संजीव वर्मा जी आप गलत कह रहे हैं। अगर वो लगातार आपको युवाओं की बातें नहीं सुननी है, चलिए अब संजीव जी आप सुन लीजिए सुरेश जी को, अब आप कोई फर्क नहीं पड़ता। संजीव जी आप सुरेश जी को सुन लीजिए, आप सुरेश जी को सुन लीजिए, आप बोल चुके हैं, काफी बोल चुके हैं, सुनिए, बोलिए सुरेश जी की बातों को मैं स्पष्ट कर दूं। वो कांग्रेस की बी टीम के रूप में यहाँ पर काम कर रहे हैं। संजीव वर्मा जी आप सुनिए तो, संजीव जी आप सुन लीजिए फिर बोल लीजिएगा प्लीज, थोड़ा सा उनको सुन लीजिए दीजिएगा। मान्यवर संजीव वर्मा जी, एक पार्टी प्रवक्ता होने के नाते आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जो ये 19,000 पदों का आप जिक्र कर रहे हैं उनका उल्लेख बताइए, विभागवार उनका जिक्र करिए। संजीव जी प्लीज शांत हो जाइए। संजीव जी आपको आवाज मिल रही है? संजीव जी, सुरेश जी पहले उनको शांत हो जाने दीजिए प्लीज। तैयारियां करें। ठीक है संजीव जी, हो गया, नसीहतें देना बंद कर दीजिए अब सर। युवाओं को तैयारी करने की बात आप कह रहे हैं, क्या बातें आप कर रहे हैं? उससे भविष्य उज्जवल होगा। ठीक है संजीव जी शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए और प्लीज आप बोलिए। अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते तो वो इस तरीके से युवाओं को सड़क पर बेरहमी से नहीं पिटाते, इस तरीके से युवाओं पर मुकदमे दर्ज नहीं करते। कई बार की मुलाकात के बाद युवाओं को। सुरेश जी आपने अपनी बात बोली, जरा मेरी 2 लाइन की बात आप सुनेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अभी आप माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, मुझे लगता है आपकी शायद नॉलेज में नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है शायद उस समय आप थोड़ी कम उम्र के रहे होंगे। मैं बच्चा रहा हूँगा। हो सकता है। अगर आप चलिए सर प्लीज मुद्दे पर आइए जल्दी से। अरे श्रीमान जी सुनिए ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आपसे, ये मजाक का विषय नहीं है, मैं सीरियसली बात कर रहा हूँ। ये 2004 की बात थी जब माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी भारतीय जनता युवा मोर्चा के
प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे और उन्होंने एक ओंकार रैली निकाली थी, वो भी युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए। और वो भूतो न भविष्य थी, इतनी बड़ी रैली थी। और उस रैली के बाद ही, उस समय एनडी तिवारी जी की सरकार थी, और उस रैली के बाद ही यहाँ के उद्योग धंधों में 70 से 80% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने की बात के ऊपर मोहर लगाई गई थी, दबाव में आके माननीय मुख्यमंत्री जी के ये अपने धामी जी की जो हमारी रैली निकली थी उसके बाद। तो और वो माननीय धामी जी हमेशा से ही युवाओं के हृदय सम्राट रहे हैं। युवा सोच है। अरे सर, उनको युवा मुख्यमंत्री कहते हैं, लेकिन युवाओं की समस्या को तो समझे, तब तो ठीक है ना। ऐसा हम ये नहीं कह रहे वो खुद युवा मुख्यमंत्री हैं। वर्मा जी आप सुनिएगा, आप संजीव जी सुनिएगा थोड़ी देर। मुख्यमंत्री जी से हमने कितनी बार हम मिल गए, ठीक है, कई बार हमने सचिवालय कूच कर लिया, मुख्यमंत्री आवास कूच कर लिया, मुख्यमंत्री जी से स्वयं भी मिल गए। मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि हम आपकी बातों को सकारात्मक ले रहे हैं, आपकी बातों पर उचित कार्रवाई करेंगे। लेकिन हुआ क्या? अगर वो उनका दिल अगर युवाओं के प्रति इतना, अगर आप कहते हैं कि युवा हृदय, युवा मुख्यमंत्री और युवाओं के लिए उन्होंने ये किया, तो कहाँ गया आज उनका वो युवा हृदय? आज तो वो युवाओं को राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ। सुरेश जी थोड़ा धैर्य रखिएगा, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके प्रति लगातार 2 साल से युवाओं की मांग है, 2 साल से युवाओं की मांग है और मुख्यमंत्री इस मांग से अनभिज्ञ नहीं है। और 2-3 बार स्वयं मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो गई है, मुख्य सचिव से मुलाकात हो गई है, डीजीपी साहब से भी मुलाकात हो चुकी है, अपने गृह सचिव महोदय से भी मुलाकात हो गई। तो तब कहाँ गया युवा हृदय गया कहाँ आखिर? मैं तो ये समझता हूँ वर्मा जी कि आज मुख्यमंत्री का न तो युवा दिल है, न तो उनकी सोच युवा है, और न वो युवाओं के प्रति संवेदनशील हैं। अगर वो संवेदनशील होते तो आज संवेदनशील होते तो अगर युवाओं की बातों को स्पष्ट रूप से गलत नहीं है। और दूसरी बात वर्मा जी, एक और बात कह दूं, आप कह रहे हैं ना कि आप बेरोजगारों की बातों को न लेकर और राजनीतिक जो हमारे अभी बुजुर्ग बड़े सम्मान के पात्र हमारे डोभाल जी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। अगर मुख्यमंत्री जी युवाओं की बातों को गंभीरता से नहीं लेंगे तो टिहरी लोकसभा चुनाव और केदारनाथ का उपचुनाव ये सिर्फ ट्रेलर था, माननीय प्रवक्ता महोदय, ये ट्रेलर था, आगे इससे बड़ा होगा। और बीजेपी यानी कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी राजनीति मजबूर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी मजबूर कर रहे हैं युवाओं को। प्रदेश के मुख्यमंत्री आप राजनीति कर रहे हैं, राजनीतिक नहीं है, राजनीति के लिए आप मजबूर कर रहे हैं। बंदूक रख के बॉबी पवार राजनीति नहीं था, बॉबी पवार राजनीति नहीं करता था वर्मा जी। बॉबी पवार का इतिहास उठाकर देख लीजिए आप, बॉबी पवार का इतिहास उठाकर देख लीजिए, गरीब परिवार का बच्चा है, अब दूसरे मुद्दे पर नहीं जाएगा, बॉबी पवार पर चर्चा नहीं करनी है। चलिए ठीक है, सुरेश जी, संजीव जी, दोनों लोग हो गया। अब सुन लेते थोड़े और मेहमान जल्दी से इनकी थोड़ी सी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रमोद कपरवान जी का रुख कर लेते हैं, प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की ओर से। सर, आप विपक्ष में बैठे हैं, लेकिन आरोप फिर भी आप पर ही आ रहा है और आप आरोप लगा रहे हैं कि ये नहीं सुन रहे। मुख्यमंत्री को एक अलग से तमगा दिया गया है कि युवा मुख्यमंत्री है, युवाओं की बड़ी चिंता है इनको, लेकिन क्या नजर आती है वो? प्रमोद जी देखो गरिमा जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो बहस है ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस है, और इस बहस को पूरा जो है इसको प्रतिशोध के रूप में इसको न देखा जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण बहस है। देखिए, कोरोना के कारण राज्य के जो नौजवान हैं, युवा हैं, 2 साल तो उनके वैसे ही खराब हो गए। अब जो उसके बाद में जो जब देखो उत्तर प्रदेश से लेके सारे राज्यों में जो है जो कोरोना का समय था उसको बढ़ाने का काम वहां की सरकारों ने किया। लेकिन जब आप देखो, ये प्रदेश कोई बहुत धनाढ्य लोगों का प्रदेश नहीं है, पहाड़ी पर्वतीय बाहुल्य क्षेत्र संजीव जी, अभी सबके बीच में बोलेंगे तो कैसे चर्चा हो पाएगी? सर प्लीज, वक्त बहुत कम है, बीच में नहीं। संजीव जी नहीं, आप बोल रहे थे, कोई बीच में नहीं बोला, प्लीज शांत हो जाइए। संजीव जी प्लीज शांत हो जाइए, आप बीच में नहीं बोलेंगे। आप बोल रहे थे कोई बीच में बोला? सर, चर्चा का एक नियम होता है ना, आप सबके बीच में बोलेंगे कैसे बात बनेगी? प्रमोद जी जल्दी से कंप्लीट कीजिए। आप बाजू बोल्ड करके मत आइए। चलिए प्रमोद जी, अब मुद्दे पर आइए, सर वक्त कम है, देखिए हमारे पास में। देखो नौजवानों, और मैं ये समझता हूँ, देखो कोई आजीवन नौकरी का सवाल तो है नहीं।
भाई इनकी एक सीमा है, भाई फौज में वो इतने साल जाएगा, पुलिस में इतने साल जाएगा। आज जो है जब इनकी दाढ़ी सफेद होने लगी तो आखिर ये सड़कों पे नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे बताओ। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के लिए बहुत अच्छी पार्टी है। अभी मैं संजीव वर्मा को सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि नौजवानों की लड़ाई के एंटी तिवारी के टाइम पे ये सड़कों पर आए, इन्होंने हमारी सरकार से करवाए। लेकिन उल्टा हो गया, जो सरकार में ये थे वो तो इस समय सड़कों पर है, और जो सड़क में होने चाहिए थे वो इस समय सरकार पे है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, और इन बेरोजगार अरे आपकी करने की वजह से सरकार, आपकी करने की वजह से जनता ने नकारा है आपको, आपके भ्रष्टाचार और घोटालों की वजह से आपको नकारा गया है मेरे भाई। आप तो 205 केजी सोना खा के केदारनाथ में, अब आप कह रहे थे कि आप सर प्लीज केदारनाथ पर चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा हो चुकी है, उस पर चुनाव भी हो चुका, नतीजे भी आ गए, अब उस पर चर्चा थोड़ी करनी है। ठीक है, चलिए रतन मणि जी को एक बार जल्दी से सुन लेते। रतन मणि जी, सर यही होता रहता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप, इसके अलावा कुछ निकल कर सामने नहीं आता। सर जल्दी से आप बोलिए। प्रमोद जी शांत हो जाइए, प्रमोद जी शांत हो जाइए प्लीज, रतन मणि जी को सुन लेते हैं, बोलिए। गरिमा जी, मैं सिर्फ ज्यादा नहीं, ये उनको जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ कि जब उन्होंने कहा कि तिवारी जी सिडकुल लाए, सही बात है, और आंदोलन हुआ, लोगों की आवाज थी, तो उन्होंने 70% ये कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन उसके बाद किसी ने पलट के देखा कि इस उद्योग में कितने % लोगों को, स्थानीय लोगों को मिला, और वो जो लोगों को मिला भी है वो किस हालात में काम कर रहे हैं, उनको मिनिमम वेज भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, किस सरकार ने उसको देखा, किसने उसको लागू करवाया। आपने ये कागज पे वो कह दिया कि 70% देगा, किसने दिया? कि कोई एक उद्योग आप उदाहरण दीजिए कि इसमें 70% उत्तराखंड के लोग हैं, वो तो रखते नहीं है। और उसी सिडकुल में आपकी सरकारें, चाहे वो बाद की कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की, 700 उद्योग बंद हो गए जो तिवारी जी लगा गए थे। आप तो नए उद्योग की बात कर रहे हैं, 700 जो लगे हुए थे वो बंद हो गए, आप उनको भी नहीं रोक पाए हो। ये स्थिति है। बेरोजगार सबको सरकारी नौकरी में नहीं मिलना है, उसके लिए औद्योगिकीकरण चाहिए। आपने पहल की, उसके लिए इन्वेस्ट समिट किए 2018 में भी, उस बाद में धामी ने भी किए, लेकिन एक पैसा निवेश का नहीं आया है। तो चलिए ठीक है। देखिए, उम्मीद यही है कि जो रोजगार के लिए बेरोजगार युवा लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी इस लड़ाई को कम से कम सरकार में बैठे लोग समझेंगे और उनके लिए कुछ खास यहाँ पर सरकार की ओर से किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का, मैं अपनी चर्चा को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। हमारी चर्चा में आने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे थे, जब इतने सारे रोजगार होने का दावा सरकार करती है तो आखिर रोजगार के लिए युवा क्यों परेशान नजर आते हैं, क्यों बेरोजगार युवाओं का प्रदर्शन एक के बाद एक देखने को मिलता है। देवभूमि के दंगल में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।